एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एफपीसीज के बारे में, यानी किसान उत्पादक संगठनों को सरकारी सुविधाएं, जो सरकारी स्कीम्स की सुविधाएं जो मिल रही हैं, उसके अलावा जो तमाम तरह की व्यवस्थागत सुविधाएं हैं जो दूसरी कंपनियों या दूसरे संगठनों को नहीं उपलब्ध है, उनके बारे में। और आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपकी एफपीसी, आपका एफपीओ, या अगर आप किसान हैं तो एफपीओ बना के इन सुविधाओं का आप भी लाभ उठा सकते हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के बुल्ढाना से अमित जुड़े हुए हैं और गुजरात के पाटन जिले से करशन भाई जडेजा जुड़े हुए हैं, जो बनास एफपीसी के सीईओ हैं। अमित, वापस मैं आता हूं आपके पास। जो अभी नई जो कुछ गाइडलाइंस आई हैं, जो हम बात कर रहे थे कि 10,000 एफपीसी बनाने की का लक्ष्य जो सरकार ने रखा है, तो इन गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा सा मुझे आप अगर बता सकें कि कौन सी ऐसी नई सुविधाएं इसमें सरकार एफपीसी को देने जा रही है जो पहले से उनको उपलब्ध नहीं थी, या जो उपलब्ध थी तो और बड़े पैमाने पर उनको हासिल हो जाएंगी। देखिए, मैं आपके एक पिछले सेंटेंस के तरफ थोड़ा सा सभी का ध्यान खींचना चाहूंगा कि कुछ सुविधाएं ऐसी है जो सिर्फ एफपीसीज के या एफपीओज के लिए ही उपलब्ध है। तो उसमें अगर हम देखा जाए तो 10,000 एफपीओ का जो स्कीम है उसमें सरकार को पता है कि हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है, और अगर आपको एक अच्छा एफपीसी बनाना है, एफपीओ बनाना है, तो उसके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो सरकार ये जो अभी एफपीओज बनने वाली है, इनको 3 साल तक उनका खर्चा उठाने के लिए मदद करने वाली है। जैसे कि उनके सीईओ का सैलरी है, उनके अकाउंटेंट का सैलरी है, या फिर उनके ऑफिस का किराया है, उनके ऑफिस के टेलीफोन, बिजली का खर्चा है। तो कुछ हद तक ये सारे जो एक्सपेंसेस है, ये लगभग एफपीसी रजिस्ट्रेशन के बाद 3 साल तक सरकार उठाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाई जो थोड़ा बहुत पैसा अपने शेयर्स में लगाएंगे, वो पैसा बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो, और वो पैसा बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने से वो एफपीसी 3 साल में ग्रो करेगा और सस्टेन हो पाएगा। इसी की तरह और कुछ स्कीम है जो एसएफईसी पिछले कुछ सालों से चला रही है, और अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उसमें काफी अच्छे चेंजेस किए गए हैं। जैसे एक स्कीम है इक्विटी ग्रांट, जिसको मैचिंग इक्विटी भी कहा जाता है। तो हमारे किसान भाई जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं और वहां पे हमारे एफपीओ एफपीसीज का शेयर खरीदी करते हैं, तो उतना ही मैचिंग ग्रांट गवर्नमेंट देती है इक्विटी ग्रांट स्कीम के तहत। समझो हमारे किसान भाई 1,000 रुपया अगर खुद का शेयर लेते हैं, तो अब तक ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए सरकार देती थी। तो ऐसे 1500 किसान अगर एक एफपीओ में आते हैं, तो 1500 किसानों को 1,000 रुपए से 15 लाख रुपए मैचिंग ग्रांट मिलता था। ये अधिकतर लिमिट था उसका। अभी इस स्कीम में सरकार ने बोला गया है कि ये जो 1,000 पर फार्मर का लिमिट है, ये 2,000 फार्मर तक बढ़ा दिया गया है। तो अभी 750 किसान भी इकट्ठा आते हैं और 2-2 हजार रुपए जमा करते हैं, तो 15 लाख मिलेगा। ये मैं मैक्सिमम नंबर्स बोल रहा हूं, तो इसमें थोड़ा सा प्रोपोर्शन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 15 लाख तक मैचिंग इक्विटी ग्रांट का एक बहुत अच्छा स्कीम है जो हमें सरकार प्रदान करती है। दूसरे एक स्कीम के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, वो है क्रेडिट गारंटी स्कीम। अभी काफी बार क्या होता है कि ये एफपीओ जब बनते हैं, तो हमारे किसान भाई थोड़ी सी पूंजी लगाकर एफपीओ बनाते हैं, और उनको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए लोन की जरूरत होती है। फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, तो प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाना है, गोदाम बनाना है, कुछ प्रोसेसिंग यूनिट डालना है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए लोन जरूरी होता है। फिर लोन अगर लेना है तो बैंक कहती है कुछ हमें मॉर्गेज चाहिए, तो हमारे किसान भाई बहनों के पास मॉर्गेज देने के लिए कुछ होता नहीं है जी। तो इस केस में सरकार ने सोचा कि हम इन एफपीओज को क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करते हैं। मगर अगर इसका मतलब ये है कि वो अगर कुछ अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए बैंक से कर्जा ले रहा है, तो बैंक को जो गारंटी है वो सरकार देगी। तो अभी तक ये जो स्कीम थी उसमें लिमिट था 1 करोड़ रुपए तक अगर कोई एफपीओ लोन लेता है, तो उसमें 85% तक का गारंटी एसएफएसी प्रोवाइड करती थी। अभी इसको दुगना कर दिया है। अभी 2 करोड़ तक का लोन अगर कोई एफपीओ ले रहा है, तो उसमें 1 करोड़ तक के लोन के लिए 85% और 2 करोड़ तक के लोन के लिए 75% तक किसान हमें सरकार हमें क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करने वाली है। तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना है। और तीसरी योजना के बारे में बोलना चाहूंगा, वो है वेंचर कैपिटल। तो हमारी जो थोड़ी बहुत पूंजी होती है, जब हमें लोन दिया जाता है या बिजनेस करना है, तो देखा जाता है कि आपका इक्विटी कितना है, आपका शेयर कैपिटल कितना है।
तो किसान का ये शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए जैसे इक्विटी ग्रांट आ गया, लोन देने के लिए क्रेडिट गारंटी आ गया, उसी तरह से गैप फिलिंग के लिए या कुछ और सहायता करने के लिए वेंचर कैपिटल का स्कीम है, जहां आपके इक्विटी के 40% तक आपको वेंचर कैपिटल मिल सकता है और जिसका रिपेमेंट आपको बैंक लोन के बाद करना है। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है किसान को पैसा खड़ा करने के लिए, जो मदद करती है। लेकिन अमित, इसमें वेंचर इन्वेस्टर जो होगा वो कौन लाएगा? वो क्या एफपीओ को खोजना पड़ेगा इसे, या उसमें सरकार भी कुछ मदद करेगी? ये वेंचर इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी 40%। अच्छा, सरकार खुद ही वेंचर इन्वेस्टर होगी उसमें? यस, और वो वेंचर हमें वापस करना है। जी जी जी। करशन भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अभी अमित ने सारा बताया है, क्योंकि ये लगातार हमारा भी अनुभव है और निश्चित तौर पे हमसे ज्यादा आपका अनुभव होगा कि एफपीसीज के लिए सबसे ज्यादा बड़ी समस्या होती है वो पैसा जुटाने की होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको पैसा जुटाना होता है। आपसे थोड़ा मैं जानूंगा कि जो आपका अनुभव इस मामले में रहा है, अभी तक जो आपने काम किया है, जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसमें किस तरह से आपको मदद मिली है और कहाँ से कैसे वित्त की समस्या आपने अपनी सुधारी है, संभाली है, और उसमें क्या परेशानियां आती हैं ज्यादातर? जो अमित भाई ने कहा कि सरकार अभी प्रावधान कर रही है, तो ऐसे लोन देने की प्रावधान करे तो अच्छा है, क्योंकि तो गारंटी के लिए हम बीओडी ही रहते हैं। सारे फार्मर का तो हम कुछ दे नहीं सकते हैं, तो ऐसे ये लोन पैसों के लिए जो माल खरीदने के लिए व्यवस्था हो सरकार कर देती है तो बहुत अच्छा है। और ये जो एक्ट में सुधारा किया है वो भी अच्छा है। फार्मरों का माल डायरेक्ट कहीं की बाजार मिलेगी वहां जाएगा। जो सरकार ने 10,000 एफपीसीओ बनाने की योजना रखी है, तो शायद मैं जानता हूं तब तक हमारी बनास एफपीओ भी एक देश में ऐसी एफपीओ होगी कि कोई एफपीओ दूसरी एफपीओ को जन्म देती है। तो नाबार्ड के द्वारा हम हमारे इलाके में समी और सांतलपुर में तो और एफपीओ बनाने के भी कार्यवाही चालू है और बनाने जा रहे हैं। अच्छी जानकारी आपने दी है, यानी बस बनास एफपीसी एफपीओ होने के साथ ही आरआई की भूमिका में भी आ जाएगी। ये अपने आप में एक सफलता है। एक 2016 में पैदा हुई किसानों की ये संस्था अगर 4 साल में इस स्थिति में आ गई है कि ये प्रमोट कर रही है दूसरे एफपीसीज को, तो ये अपने आप में एक सफलता की कहानी है एफपीसीज की। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे हम और इसी विषय पर जिस पर हम बात कर रहे हैं कुछ और बातें जानेंगे हमारे दोनों मेहमानों से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट कॉम। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी .com में। हम बात कर रहे हैं आज एफपीसीज के बारे में, यानी किसान उत्पादक संगठनों के बारे में, जिन और इस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी सुविधाएं उन्हें, चाहे वो पैसे जुटाने की सुविधा हो या कारोबार करने की सुविधा हो, कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो किसान उत्पादक संगठनों को सरकार ने मुहैया कराई हैं, जो दूसरे किसी संगठन को या कंपनी को उस तरह की सुविधाएं नहीं है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि किसान इस संस्था का महत्व भी समझ सकें और साथ ही ये भी समझ सकें कि ये संस्था बनाते ही किस तरह का सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट उनका होता है और किस तरह वो ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। हमारे साथ अमित नाफाड़े और करशन भाई जडेजा दोनों बने हुए हैं, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से और गुजरात के पाटन जिले से।
चलते हैं सीधे एक बार फिर अमित के पास। अमित, ये बताइए, जो आपने काफी सारी चीजें हमें इस कार्यक्रम के दौरान बताई हैं कि किस तरह से वित्त की व्यवस्था के लिए सरकार ने कई सारी चीजें, कई सारे, चाहे वो क्रेडिट गारंटी हो, चाहे वो मैचिंग इक्विटी ग्रांट हो, वो सब व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन सरकार के सिस्टम से बाहर अगर किसी एफपीसी को कर्ज लेना हो या फाइनेंसिंग चाहिए हो, तो इसको लेके भी हमने देखा है कि बहुत समस्या आती है एफपीसी के पास, चाहे वो केवाईसी नॉर्म्स हो या दूसरे कई तरह के की चीजें हैं, चाहे वो कागज का जुटान करना हो। तो इस मामले में क्या यहाँ भी कुछ नई सुविधाएं एफपीसी को मिलने जा रही हैं, जहां से कि उनको फाइनेंस जुटाना आसान होगा सरकार के दायरे से बाहर? हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो इंटरेस्ट सबवेंशन का स्कीम कहीं पे आया हुआ है, एफपीसीज के लिए भी उसके लिए सुविधा है। तो वहां पे ये थोड़ा सा किया जा रहा है कि बैंक को कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके थोड़ा सा किसान का काम आसान करें, और डॉक्यूमेंट सेंट्रली अभी प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा हल्का हो सकता है। साथ में नाबार्ड और एनसीडीसी के पास ये क्रेडिट गारंटी फंड रहने वाला है, एसएफएसी के पास पहले से चल रहा है। लेकिन जो लोन देने वाली एजेंसीज है, उनमें नेशनलाइज बैंक अभी आगे आ रही है, प्राइवेट बैंक अभी आगे आ रही है, और साथ में कुछ ऐसी एजेंसीज है, जैसे नाबार्ड का नैप किसान नाम का एक एजेंसी है जो कि लोन प्रोवाइड करता है। वो लोन के साथ साथ कुछ ग्रांट भी प्रोवाइड करता है। तो एफपीसीज के लिए थोड़ा बहुत भी ग्रांट अगर मिलता है उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वगैरह, तो ये बहुत बड़ी चीज है, नैप किसान के माध्यम से आ रही हुई। फिर फ्रेंड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग जैसे कुछ संस्थाएं हैं जो कि काफी अच्छे रेट पे, कम रेट पे एफपीसीज को लोन प्रोवाइड कर रही है। और ये जो एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज हम कह सकते हैं कि एफपीसीज को एक काफी अच्छे नजरिए से देखते हैं, पार्टनर की तरह देखते हैं, और कम से कम डॉक्यूमेंट, कम से कम तकलीफ में उनको लोन कैसे मिले, ये उनकी कोशिश होती है। तो अभी ट्रेंड बदल रहा है, और मुझे लगता है कि क्रेडिट गारंटी के साथ और भी ये ट्रेंड धीरे धीरे बदलेगा और किसानों को ये चीज आसान हो जाएगी। जी। अमित, एक और एरिया है जिसमें कि हाल के वर्षों में हमने देखा है कि सरकार की ओर से भी काफी सुविधाएं एफपीसीज को, एफपीओज को दी गई हैं काम करने के लिए, वो है वायदा बाजार का। और इसी सिलसिले में हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में कई सारे करीब 70-80 ऐसे एफपीसी हैं देश भर में जो वायदा बाजार पर भी काम करने के लिए आगे आए हैं। सेबी ने हाल ही में इस क्षेत्र में भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सुविधाएं, कुछ ऐसे छूट एफपीसीज को मुहैया कराई हैं, उपलब्ध कराई हैं, जो आमतौर पे दूसरे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नहीं है। इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं इस माध्यम से एक्चुअली सारे एफपीसीज को आह्वान करना चाहूंगा कि वो जरूर वायदे बाजार के बारे में समझिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अब जब इंटरेक्शन करते हैं लोगों को, तो काफी सारे लोगों को वायदे बाजार के बारे में पता ही नहीं है। जबकि एनसीडीएक्स के बारे में अगर देखा जाए तो एनसीडीएक्स अभी एफपीसीज को काफी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे अगर एफपीसी एनसीडीएक्स के माध्यम से अपना माल बेचती है तो उनको क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग का पूरा पैसा एनसीडीएक्स रिएम्बर्स करता है। उनके यहाँ पे जो बैग लगने वाली है, वो बैग का पूरा पैसा एनसीडीएक्स रिएम्बर्स करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब एफपीसी के लोकेशन से एनसीडीएक्स के वेयर हाउस तक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, वो ऑलमोस्ट 50% वहां पे उनको रिएम्बर्समेंट होता है, और अदर चार्जेस जो लगते हैं वो भी 50% रिएम्बर्स होते हैं। तो ये कोशिश है कि एफपीसीज को वायदे बाजार में आने के लिए प्रोत्साहित करने की। तो एफपीसीज ने जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए, और लगभग मुझे लगता है 5 लाख तक की अमाउंट तक एनसीडीएक्स एफपीसीज को सपोर्ट करता है। और वायदे बाजार एक ऐसी चीज है जहां हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि कमोडिटी के रेट क्या रहने वाले हैं, उस हिसाब से हमारे कमोडिटी का प्लानिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से वायदे कर सकते हैं, जिसको मैं कहूंगा कि एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी करके अगर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी वायदे बाजार में हो सकता है। और जहां दूसरी तरफ इनाम में गवर्नमेंट ने एफपीओज के लिए एक सेपरेट विंडो ओपन किया है, फिर एनईएमएल के माध्यम से स्पॉट मार्केट भी हो रहा है। तो अगर वो वायदे बाजार सीखेंगे तो वायदे बाजार के साथ साथ उनको इनाम और एनईएमएल पे भी ट्रांजैक्शन करना मुझे लगता है काफी आसान हो जाएगा। और यही फ्यूचर है। इसी में अभी ये जो रिफॉर्म्स है, इन रिफॉर्म्स के साथ इसी में किसानों ने जाना चाहिए, ऐसा मेरी राय है। जी, निश्चित तौर पे सरकार का लगातार ये जोर है कि किसान और किसान उत्पादक संगठन ऑनलाइन पे अपनी उपस्थिति बढ़ाएं, ऑनलाइन साधनों से ज्यादा कारोबार करें। और
ई नैम इस निश्चित तौर पे इस संदर्भ में सरकार की एक ऐतिहासिक पहल कही जा सकती है। और धीरे धीरे हमने देखा है कि ई नैम की सफलता भी सामने आने लगी है। करशन भाई, आपसे मैं बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा, अमित नाफाड़े ने जो अभी बातें बताई हैं, क्योंकि आप एफपीसी के तौर पे सीधे वायदा बाजार में सक्रिय रहे हैं, किस तरह के फायदे 5 लाख रुपए तक का उन्होंने कहा कि कारोबार करने पे आपको डिस्काउंट और रिम्बर्समेंट के तौर पे फायदा मिल जाता है, क्या वास्तव में इसी रूप में इसी तरह से ये फायदा आपको आपके अकाउंट में भी दिखता है, या केवल कहा जाए कि किताबी तौर पे ही ज्यादा ये इस तरह के फायदे बताए जा रहे हैं? नहीं, इस साल से ये 5 साल की सब्सिडी देने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, गनी बैग के लिए, वो गोडाउन के लिए जो सरकार ने जाहिर किया है सेबी के द्वारा ये एनसीडीएक्स में, तो हमने इस साल इसका फायदा, पहले शुरुआत में हम जो व्यापार करते थे फार्मर के पास से वायदा बाजार में रखते थे, तब ये नहीं मिलता था, लेकिन अभी वह ट्रांसपोर्टिंग का और गनी बैग का वो 50% हमें मिलता है फायदा, और हमने लिया भी, लेने का शुरू भी कर दिया है। जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और निश्चित तौर पे क्योंकि समय की कमी के कारण ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे और विस्तार से हम बातचीत कर सकते थे, लेकिन समय की कमी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आगे फिर किसी कार्यक्रम में जो कुछ मुद्दे छूट गए हैं इस पूरे विषय से जुड़े हुए, उन पर भी हम बातचीत करें। आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन के तौर पे आए और इन फायदों का सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए एक साथ आए और उनका फायदा उठाएं, अपने कारोबार को ही बढ़ाएं, फसल को भी बेहतर करें, अपनी खेती को भी बेहतर करें। फिलहाल मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रम जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।